अभी हम डिस्कस करने वाले हैं AC सर्किट कंटेनिंग ओनली L। L मीन दैट इंडक्टेंस, प्रेरकत्व। तो सबसे पहले सर्किट देखते हैं इसके। इसमें इंडक्टेंस कॉइल जो होती है उसके दोनों सिरों को हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ देते हैं और फिर वही काम करना है। माना किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या होता है, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, सब में कॉमन होता है। तो किसी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण हम लोग यहाँ पर क्या माने, कैपिटल V इज मस्ट बी इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ये हमने पहला समीकरण निकाल लिए। अब हमने जो क्रम बताए थे, पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण हमने निकाले, फिर सेकंड हमने धारा का मान निकालते हैं। तो धारा के मान निकालने की सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हम जो सर्किट जो तैयार किए हैं वो सर्किट किसका है। तो ये जो सर्किट है ये वास्तव में सेल्फ इंडक्शन, स्वप्रेरण का परिपथ है। इसलिए यहाँ बस क्या काम करेगा, स्वप्रेरण का सिद्धांत काम करेगा। क्या काम करेगा, स्वप्रेरण का सिद्धांत। और स्वप्रेरण क्या होता है, फ्रॉम सेल्फ इंडक्शन। इसके डेफिनेशन से क्या आती है कि जो करंट जो होती है, या यूं कह सकते हैं जो फ्लक्स में परिवर्तन जो होती है वो डायरेक्टली करंट के प्रोपोर्शनल होते हैं। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास में आ जाएगी L प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, ये हो जाएगी I। ये कहाँ से मिला आपको, सेल्फ इंडक्शन के फार्मूला से। अब हम क्या करते हैं, इसमें कॉइल में काम हो रही है, इसलिए जहां भी कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो वहां पर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है ना। तो वो जो विद्युत वाहक बल होता है वो किसके समानुपाती होता है, उससे गुजरने वाली फ्लक्स के समानुपाती होता है। किसने बताया, फैराडे ने बताया। तो फ्रॉम फैराडेज लॉ। अब फैराडे का नियम क्या कह रहा है, बोल रहे हैं कि विद्युत वाहक बल जो होता है, या इसको भी मान लिए, विद्युत वाहक बल भी किसके समानुपाती होता है, बोल रहे हैं समानुपाती किसका हो गया, ये d∅/dt। अब इसको हटा देते हैं तो यहाँ पास क्या लग जाता है कि प्रोपोर्शनल कांस्टेंट और d∅/dt, उसमें यहाँ माइनस लगता है। लेकिन माइनस को यहाँ लिखने की आवश्यकता क्यों नहीं होती, क्योंकि भौतिक राशि होती है। भौतिक राशि माइनस को हम कभी भी आवश्यकता पड़ने पर नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और k का जो वैल्यू होता है हमेशा क्या होता है, इस पद्धति में 1 होता है, इसलिए हम इसको हटा सकते हैं, क्योंकि हम जब भी काम करते हैं तो ASI सिस्टम में काम करते हैं। तो ये आपके पास में इक्वेशन मिल जाती है। अब यहाँ से ये फाई के वैल्यू को पुट अप कर देते हैं, हम यहाँ v के वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगी V0 साइन ओमेगा टी, और यहाँ से फाई की वैल्यू को यदि आप पुट अप कर देते हो तो ये हो जाएगी LI या d/dt। कितना हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें इसमें t नहीं है। अगर t वेरिएबल है, वेरिएबल यहाँ बस क्या डिफरेंशियल में है, t वेरिएबल है, जबकि यहाँ ऊपर में किसी प्रकार का t फंक्शन नहीं है। इसलिए t फंक्शन कहाँ पास यहाँ है, तो इसको इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा आपको। तो इसको ट्रांसफर कर देंगे V0 साइन ओमेगा टी इनटू हो जाएगी dt, और इधर से L बाहर हो जाएगी L, और ये हो जाएगा GI, क्योंकि L कांस्टेंट है, यहाँ से हम देखे थे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है वो, और ये जो करंट है वो वेरिएबल है। तो अब यहाँ देखो t के साथ में मैच कर रहा है। अब हम इस L को ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा V/L, ये मिल जाएगी साइन ओमेगा t इंटू dt, इस मस्ट इक्वल टू हो जाएगा DI। इंटरचेंज करते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं DI इज मस्ट इक्वल टू V0/L साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा dt।
अब ये किसके फॉर्म में आ गया, इंटीग्रेशन का फॉर्म में आ गया, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करते हैं। तो जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का फॉर्म में आया, तब ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगी, और ये हो जाएगा V0/L। इंटीग्रेशन में तो कांस्टेंट होता है, फंक्शन कांस्टेंट होता है, डिवाइड करते हैं उसको, तो ये हो जाएगी, इसका समाकलन जो होगा cos ω t, और ये कांस्टेंट नीचे आ जाएगी। अब इसका फार्मूला जो होता है, साइन का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस cos ω t होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ आ जाएगी माइनस, इस प्रकार से, क्योंकि हम जान रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx इज मतलब इक्वल टू क्या होता है, cos माइनस cos x। अप्लाई कर दिया फार्मूला। अब हम लोगों ने यहाँ से निकाल सकते हैं माइनस V0L ओमेगा, और ये हो जाएगी cos ओमेगा t। फिर मैंने पहले आपको बताया था कि ये साइन के फॉर्म में है, तो साइन के फॉर्म में ही चेंज करना है, तो हम इसको ले सकते हैं, ये इसको तो हम कांस्टेंट मान लेते हैं, इसको हम लोग इतने क्या मान लिए, एक कांस्टेंट मान लेते हैं I0, और ये हो गया cos ओमेगा t। जहाँ पास क्या है, जहाँ I0 इज इक्वल टू क्या मिले, V0L ओमेगा, और इसको भी हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको साइन के फॉर्म में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ पर साइन के फॉर्म में है, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं I माइनस I0 साइन 90 माइनस ओमेगा में चेंज कर दिए साइन के फॉर्म में। साइन के फॉर्म में चेंज करने के बाद में ये माइनस को अंदर लेके जाते हैं, तो हो जाएगी I0 साइन ओमेगा t माइनस π/2। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब यही मेन इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, इससे ये दोनों को कंपैरिजन करना है ना। अब कंपैरिजन सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, फेस डिफरेंस निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालेंगे फेस डिफरेंस। फेस डिफरेंस 5 कैसे निकालते हैं, इसका ये जो एंगल होता है साइन का, करंट में साइन का एंगल जो होता है, ये मिल जाएगी ओमेगा टी माइनस π/2, और जो वोल्टेज का हमने फार्मूला क्या लिए थे यहाँ से, V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, तो ये एंगल हो जाएगी इसकी, तो ये मिल गया आपके पास ओमेगा टी, ये दोनों कटेगा, फाइनली आपके पास में क्या मिल जाएगा, कालांतर माइनस π/2। इतना डिफरेंस है उसमें। अब फिर डिफरेंस के बाद हम लोग अगला पॉइंट क्या लिखते हैं, ग्राफिकल मेथड शो करेंगे, वोल्टेज और करंट को ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से हम इसको ग्राफ से शो कर सकते हैं। इसमें मैंने पहले आपको बताया था कि वोल्टेज को सबसे पहले शो करना है आपको, यह फिक्स होगा। फिर अभी आपने देखा कि वोल्टेज तो फिक्स हो गया, ये हमने वोल्टेज ले लिया। अब यहाँ से करंट को देखें, करंट क्या है, 90 एम्पीयर चल रहा है, 90 एम्पीयर क्या पीछे है, इसलिए यहाँ से क्या हो जाएगी, ये जब शून्य होगा तो माइनस में होगा, और ये जब अधिकतम होगा तो ये शून्य होगा। तो इस प्रकार से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हो जाएगी करंट। तो ये IV ग्राफ, ये टाइम हो जाएगी, ये किसका ग्राफ है, ग्राफ V और I के बीच का ग्राफ है। अब हमको रिप्रेजेंट करना होता है इसका फेजर डायग्राम और फेज डायग्राम। तो सबसे पहले हम इसका लिखते हैं फेज डायग्राम, वो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, फेज डायग्राम एंड फेजर डायग्राम।
देखते हैं दोनों किस प्रकार से सॉल्व हो जाती है। तो फेज डायग्राम आपको पता है नॉर्मल होता है वो, ये वोल्टेज जाएगी। देखिए इसमें करंट 90 पीछे चल रहा है, इससे 90 पीछे कौन होगा, इधर की ओर होगा, तो करंट इधर होगा। तो आप पुस्तक में देखेंगे इस प्रकार से फेजर डायग्राम होगा, I = π/2। ये फेज डायग्राम हुआ, ये क्या हो गया, फेज डायग्राम हुआ। अब फेजर डायग्राम हम देखते हैं कि इस प्रकार से एक्स एक्सिस से मान लेते हैं वोल्टेज जो है चलना शुरू कर रहा है। ये V0 पीक वैल्यू हो जाएगी इसकी, यहाँ से ओमेगा टी एंगल पे टी टाइम पर यहाँ तक पहुँच जाता है। अब यहाँ से 90 अंश क्या पीछे चल रहा है करंट, इसलिए करंट इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो गया इसमें, ये हो जाएगी करंट, ये करंट का पीक वैल्यू। आप पुस्तक में देखेंगे इस प्रकार से बनाया जाता है उसको। इस प्रकार से यदि आप बना देंगे तो एकदम जैसे बुक में है इसी प्रकार से वो सेट होता है। ये फेजर डायग्राम हो जाएगी। ये क्या हो गया, फेजर डायग्राम, और ये होगा फेज डायग्राम, दोनों बस डिफरेंस होता है। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग निकालते हैं रिएक्टेंस। रिएक्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या क्या निकालते हैं, फॉर रिएक्टेंस। अब रिएक्टेंस को सॉल्व कर निकालना है, वैल्यू निकालना सॉल्व करके। तो देखते हैं, मैंने बताया था कि यहाँ से जो पीक वैल्यू निकालते हैं करंट का, धारा का शिखर मान जो निकालते हैं उसी से लेते हैं। तो इस फार्मूले को हम लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। कहाँ लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से हमको मिलता है I0 = V0 L ओमेगा। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसको किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो हम इसको ओम्स लॉ के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही हम इसको R must be = V/I के फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको, तो पहले उसी फॉर्म में लेकर के आते हैं। तो वोल्टेज को ही छोड़ देंगे, ये हमने वोल्टेज को छोड़े और ये करंट नीचे भेज देते हैं और इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा एल। ये इस प्रकार से हुआ। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे तो V के जगह में V है, I के जगह में I है, तो R के जगह में क्या होगा, ओमेगा एल होगा। इससे रिएक्टेंस क्या मिल जाएगा, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टेंस। ओके, कितना मिल जाएगी, XL must be = ओमेगा एल। तो इस प्रकार से हम इसका रिएक्टेंस की वैल्यू